नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक नया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, नक्सलवाद। यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है पूरे देश के लिए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, कुछ पड़ोसी राज्य हैं जो नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि नक्सलवाद का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव पड़ा है और सरकार द्वारा इसके खत्म करने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं और कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने YouTube चैनल योगेंद्र साहू क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको ये जो सीरीज़ है नक्सलवाद से रिलेटेड और जो भी नए टॉपिक हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने वाले हैं, तो वो सारे आपको कवर कराए गए हैं। आप वहाँ सीजी व्यापम फुल कोर्स देख सकते हैं, वहाँ परचेस कर सकते हैं। और SI के लिए स्पेशल वहाँ पे क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। साथ ही SI के लिए नया टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती और अन्य जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं सभी के टेस्ट सीरीज़ वहाँ अवेलेबल है, कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और YouTube सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि आपको कोई भी अपडेशन होता है तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारा तो फ़ायदा नहीं होगा, आप ही का होगा कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ठीक है, और जो भी अपडेशन होगा आपको तुरंत ही अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि कुछ अपडेशन होता है ना, जैसे मैंने बताया था एक लास्ट वीडियो में कि जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है उसमें कुछ 6,000 रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था। ठीक है, बाद में उसे बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया था। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि मैम वो बढ़ गया है। तो हमें पता है, हम अपडेट कर लेते हैं, बट आपने सिर्फ फर्स्ट वीडियो देखा होगा, सेकंड नहीं देखा होगा। ठीक है, जो हमने करंट अफेयर्स का सेशन डाला था। तो वैसे ही आपको तुरंत अपडेशन मिल जाएगा। आप एक देख के फिर ये जज करेंगे कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको सही पढ़ाया जाएगा और अपडेटेड ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नक्सलवाद। देखिए, मैप में आप देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ उसके पड़ोसी राज्यों में जो ज़िले बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं उन्हें हाईलाइट किया गया है। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग वाला ज़िला है ज़्यादातर वह प्रभावित रहा है। देखिए यहाँ पे रेड कलर से हाईली अफेक्टेड जो है नक्सलवाद से अफेक्टेड उन क्षेत्र को दर्शाया गया है। ऑरेंज से जो मॉडरेट लेवल के हैं और ग्रीन वाले में जो बहुत ही कम है, मार्जिनली लेवल के हैं। ठीक है, उन्हें दर्शाया गया है। ठीक है, ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार के जो संगठन है, माओवादी संगठन है, जो सक्रिय हुए थे, कब हुए थे, कैसे हुए थे, हम वो आगे देखते हैं। ठीक, देखते हैं भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पराधीन भारत में जब हम गुलाम थे, भारत गुलाम था, नक्सलवाद का स्वरूप सीमित था। अंग्रेजों द्वारा उस समय सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था, जिससे किसानों और मजदूरों का बहुत अधिक शोषण किया गया था। ठीक है, इस शोषण में जो अंग्रेजों के साथ साथ कुछ भारतीय जमींदार भी शामिल थे।
ठीक है, अंग्रेज़ों का साथ देते थे ना। कुछ जमींदार थे, ठीक है, कुछ किसान थे जो बड़े लेवल के बड़े किसान होते थे, वो शामिल हो जाते थे अंग्रेज़ों के साथ। तो जो छोटे किसान होते थे, मजदूर संघ होते थे, उन सब का बहुत अधिक शोषण किया जाता था, हो जाता था, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप आज़ादी के 20 वर्ष बाद भी यह व्यवस्था जारी रहा। अब कुछ जमींदार ही उनके साथ शामिल हो गए अंग्रेज़ों के साथ, तो ये व्यवस्था तो कंटिन्यू चली आएगी ना। अंग्रेज़ तो चले गए, बट जो यहाँ के जो व्यवस्था थी वो तो वैसी की वैसी ही रह गई, ठीक है। तो वो व्यवस्था आज़ादी के 20 वर्ष बाद भी यह जारी रहा, ठीक है, जो आगे चलकर उग्र रूप धारण कर लिया, ठीक है। अब आपके साथ लगातार शोषण पे शोषण होते आएगा, ठीक है। तो वो एक उग्रता का भाव यहाँ पे जागृत हो गया, ठीक है। उसी को हम नक्सलवाद का नाम दिया गया, ठीक। अब देखते हैं आगे भारत में नक्सलवाद। देखो, सबसे पहले अगर नक्सलवाद जैसे कोई काम हुआ या जो कोई संगठन बना, तो सबसे पहले जो उसकी उत्पत्ति हुई थी वो है नक्सलबाड़ी ग्राम दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दार्जिलिंग जिला में पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी नामक एक ग्राम था। वहाँ पर 4 व्यक्ति थे। कौन? चारू मजुमदार, कान्हू या कानू सन्याल, जंगल संथाल, कन्हई चटर्जी। ये 4 व्यक्ति थे। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खास करके ये चारू मजुमदार, ठीक है। इनके द्वारा एक उग्र स्वरूप सशस्त्र क्रांति का रूप धारण किया गया। उनका जो विरोध का जो भावना था ना, वो सरकार की नीतियों के प्रति एक सशस्त्र रूप धारण कर लिया, हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, ठीक है। तो इस स्वरूप को एक पर्टिकुलर एक सांचे में ढालने के लिए उन्होंने 25 मई 1967 को, कब, डेट याद रखना, 1967 में एक संगठन तैयार किया, जो 4 लोगों का संगठन था, ठीक है। वहीं से आप मान सकते हैं कि नक्सलवाद का जन्म हुआ। कब हुआ? 25 मई 1967, ये डेट याद रखिएगा। भारत में नक्सलवाद का जन्म, स्थान भी याद रखिएगा, कौन सा? नक्सलबाड़ी ग्राम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? चारू से 4 याद आ जाएगा, चारू मजुमदार, चारू, कान्हू, जंगल और कन्हई, ठीक है। अब जंगल तो याद ही रहेगा, अजीब सा नाम है, जंगल में ही तो नक्सली रहते हैं, ठीक है। 4 लोग थे तो चारू से याद रखना, चारू, कान्हू और कन्हई। कान्हू और कन्हई तो एक जैसा नाम है, याद हो जाएगा, ठीक है। चारू, कान्हू, कन्हई, जंगल। कहाँ रहते थे? चारू, कान्हू, कन्हई के साथ जंगल में रहते थे, ठीक। तो ये हुआ प्रमुख व्यक्तित्व। अब आगे देखते हैं ये घटना कैसे हुई कि इनको ऐसा उग्र रूप धारण करना पड़ा। देखते हैं, नक्सलबाड़ी ग्राम में पुलिस द्वारा फायरिंग किया गया था। क्यों किया गया था? उसका कारण था वहाँ के जो नक्सलबाड़ी ग्राम के जो भूमि के बटाईदार व जमींदारों में संघर्ष हो गया था। क्या हो गया था? भूमिदार और बटाईदार, उस समय भूमि के जो स्वामित्व जिनके पास होता था उन्हें बटाईदार भी कहा जाता था, तो और जमींदारों के बीच संघर्ष हो गया था। तो ये संघर्ष ना धीरे धीरे उग्र रूप ले लिया था। तो इसे दबाने के लिए, ठीक है, इसे बंद करने के लिए पुलिस द्वारा फायरिंग किया गया। इस फायरिंग में क्या हुआ? बड़ी संख्या में छोटे छोटे किसान मारे गए व अनेक बटाईदार, किसानों के साथ जो अनेक बटाईदार थी उन मृत्यु हो गई, वे घायल भी हो गए, ठीक है। बहुत से किसान, छोटे किसान और बटाईदारों की मृत्यु हो गई और बहुत से लोग घायल हो गए, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लोग लामबंद हुए, मतलब एकत्र हो गए, एकजुट हो गए, और इन चारों नेता ने उन्हें क्या किया? गाइडेंस दिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हम लोग अपना कुछ करेंगे, ठीक। इन नेताओं का मानना था कि भारतीय श्रमिकों और किसानों की दुर्दशा हेतु सरकारी नीतियां ही उत्तरदायी हैं, ठीक है। अब ऐसी घटना घटित हो रही है, तो एक उग्र स्वभाव के जो हैं वो कौन थे? नौजवान थे, ठीक है, ठीक, नौजवान थे, गरम जोश रहता है, खून रहता है, तो एक उग्र स्वभाव धारण कर लिया उन्होंने, ठीक है। उनका मानना था कि सरकारी नीतियां ही हमारे खिलाफ हैं, ये सब हमारी दुर्दशा के कारण वही है, ठीक। इसे केवल सशस्त्र क्रांति से समाप्त किया जा सकता है, ये उनका कहना था, ठीक है। ये केवल हम सशस्त्र क्रांति द्वारा ही समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मान सकते हैं एक पृष्ठभूमि रखी गई, ठीक है, एक पृष्ठभूमि तैयार हुई कि सरकार के प्रति अपना विरोध का एक भावना था, एक प्रक्रिया था, ठीक है, एक तरीका था सशस्त्र क्रांति के द्वारा, ठीक। अब देखिए 1967 में
1967 में ही CPI-ML पार्टी का गठन किया गया। ये क्या पार्टी था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट लेनिनिस्ट। ठीक है, ये 67 में ही स्टार्ट किया गया, गठन किया गया। किसके द्वारा? उन चारों नेता के द्वारा। ठीक, याद रखना CPI-ML। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट लेनिनिस्ट। ठीक, ये पहले CPI पहले अलग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये पहले किसी अन्य उद्देश्य से गठित किया गया था। ठीक है, बट जो सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए उसमें ML भी इसमें जोड़ दिया गया और चारों नेताओं द्वारा इसे हिंसात्मक रूप प्रदान किया गया। ठीक है, इस क्रांति ने स्टार्ट किया तो उग्र स्वभाव धारण कर लिया था। फिर 1971 में जो चारू मजुमदार थे, जो मेन नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1971 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो डेट इंपॉर्टेंट 1967 वाला, वो याद रखना। फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बस ये ध्यान में रखना। फिर गिरफ्तारी के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हिरासत में, पुलिस हिरासत में ही। और कानू सन्याल जब गिरफ्तार किया गया था तब ये इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, मजुमदार को गिरफ्तार किया गया तो ये डर के क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिए थे। ठीक, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये याद रखना, जो चारू मजुमदार थे वो माओ चीनी क्रांति से प्रभावित थे। ठीक है, चीन में भी माओ नाम के, माओ से ले करके कुछ हैं, उनकी क्रांति से प्रभावित थे। कौन? चारू मजुमदार। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से चीन से प्रेरणा लेकर ये जो पार्टी का गठन किया था। चारू मजुमदार की मृत्यु के पश्चात CPI-ML अनेक भागों में विभाजित हो गया, जैसे बिहार लिबरेशन ग्रुप, पीपल्स वार ग्रुप, CPI सत्यनारायण ग्रुप, इंडियन पीपल्स फ्रंट, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और आंध्र प्रदेश पार्टी। मतलब ये जो हमने जो मैप देखा था ना, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी ग्राम से। कौन से ग्राम से? नक्सलबाड़ी ग्राम से। ठीक है, ये ग्राम का नाम नक्सलबाड़ी था ना, तो वहीं के नेता उग्रवादी हुए थे, इसलिए जो उग्रवादी अब जो भी कार्य करने लगे उन्हें क्या बुलाया जाने लगा? नक्सलवाद बुलाया जाने लगा। ठीक है, तो नक्सलवाद जो शब्द का जन्म है बोलेंगे तो नक्सलबाड़ी गांव से ही हुआ है। ठीक है, नक्सलबाड़ी नामक गांव था। कहाँ था? वेस्ट बंगाल में। वहीं इन उग्र क्रांतिकारियों ने जन्म लिया था, इसलिए जो उग्रवादियों का नाम नक्सलवाद रखा गया। ठीक है, नक्सलवाद रखा गया। अब जो मेन नेता थे चारू मजुमदार, उनकी मृत्यु हो गई। एक ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, तो जो उनके संगठन है ना वो टूट गई। CPI जो संगठन था वो टूट गया। और ये देखो, ये जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र में वे विभाजित हो गए। बिहार में अलग पार्टी बन गया, उड़ीसा में अलग बन गया, तेलंगाना उस समय आंध्र का हिस्सा था तो आंध्र तेलंगाना में अलग हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा इससे प्रभावित रहा। ठीक, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का, तो ये अलग अलग पार्ट में ना ये डिवाइड हो गए, विभाजित हो गए। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे कि नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई, या नक्सलवाद जो है एक संगठन के रूप में, संगठित रूप से कब सामने आया, तो वो डेट पूछ सकता है। तो आप लिखेंगे 1967 में। ठीक है, कौन कौन इसके नेता थे, तो वो 4 नेताओं के नाम याद रखना। चारों लोग कहाँ? कान्हू के साथ जंगल गए, तो चारों का नाम याद हो जाएगा। कान्हू और कन्हई एक साथ है नाम। ठीक है, एक जैसा नाम है। फिर आसपास के एरिया में फैले। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। ठीक, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो तिथि है ये 25 मई, ये भी डेट पूछ सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्यों स्टार्ट हुआ? ठीक है, तो ये सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था, बट धीरे धीरे ना इसका स्वरूप चेंज हो गया। ठीक है, इसका स्वरूप बदल गया। ठीक, उग्रवादी होते गया। ठीक है, अब देखिए कुछ नक्सलवाद संबंधी विचारधाराएं हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल स्तर पर कुछ विचारधारा सामने लाई गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, लेनिन के द्वारा, स्टालिन के द्वारा। माओ थे एक चीन के नेता, उनके द्वारा, और एक है अर्बन नक्सलवाद। ये हमारी विचारधारा है। एक एक देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसे डील करते हैं। पहला है कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्क्सवादी विचारधारा लाया गया था। किससे रिलेटेड है? मार्क्सवादी नक्सलवाद से रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया था, ये कब आया था? 1818 के लगभग उस समय आया था। ठीक है, इसमें ये याद रखना कि इन्होंने, मार्क्सवादी विचारधारा ने समाज को 2 भागों में विभाजित किया था। पहला एक बुर्जुआ और दूसरा सर्वहारा। ठीक है, अब ये समाज को 2 भाग में कैसे विभाजित कर दी, ये क्या है? देखिए, बुर्जुआ क्या था? ऐसे वर्ग थे जो उच्च थे। ठीक है, उच्च वर्ग समझ लीजिए बुर्जुआ को, और सर्वहारा मतलब सभी आ जाते हैं, मतलब निम्न वर्ग समझ लीजिए।
ठीक है। तो उच्च वर्ग अपने आप को अलग कर लिए थे समाज में, उनका उत्पादन साधनों पर एकाधिकार हो गया था। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे, जैसे पूंजीपति हो गए थे, भूमिपति हो गए थे और कुलीन वर्ग थे, ठीक है। कुलीन वर्ग उच्च वर्ग थे जिनका सभी चीजों पर एकाधिकार था, सब अपना ही चलाते थे, ठीक है। और दूसरा था सर्वहारा वर्ग, ठीक। कार्ल मार्क्स ने समाज को दो भागों में विभाजित किया, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा। सर्वहारा में निम्न लोगों को रखा गया, इसमें कौन आते थे, छोटे किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर और भी जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो आते थे, ठीक है। इस वर्ग ने, सर्वहारा वर्ग ने हिंसक क्रांति के माध्यम से, अब क्या है उनका, इनके द्वारा उनके ऊपर शुरू से स्टार्टिंग से ही क्या किया गया, दबाव बनाया गया, इनका शोषण किया गया, ठीक है। शोषण किया गया, लगातार ये शोषित होते गए सालों सालों तक। तब इस वर्ग ने हिंसक क्रांति अपना लिया, ठीक है। हिंसक क्रांति के माध्यम से बुर्जुआ वर्ग को समाप्त करने की व्यवस्था आरंभ की। इस व्यवस्था को ना, पहले वो हिंसा तो करते थे बट किसके खिलाफ, सिर्फ जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ, परंतु इस धीरे धीरे इस व्यवस्था ने ना उग्र रूप, कुछ ज़्यादा ही उग्र रूप धारण कर लिया, ठीक है। पहले इस व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था कहा गया था, ठीक है। इसी जो सर्वहारा वर्ग, जिन्हें जो बुर्जुआ वर्ग का जो विरोध कर रहे थे ना, उसे साम्यवाद कहा गया था, ठीक। तो ये था हमारा कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दिया गया जो विचारधारा था, ठीक है। कार्ल मार्क्स के द्वारा समाज को दो भागों में बांट के बताया गया था, ठीक है। तो ये विचारधारा था जो उग्रवादियों को जन्म दिया, ठीक। नेक्स्ट है लेनिन के द्वारा, ये सोवियत संघ में, सोवियत संघ जो रूस जिसका हिस्सा है, उस समय लाया गया था लेनिनवाद विचारधारा। यह कार्ल मार्क्स से ही प्रेरित था, ठीक है। लेनिन विचारधारा, बस ऐसा पूछ दिया कि ये विचारधारा किससे संबंधित है, तो नक्सलवाद से संबंधित है, ये ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट है माओवाद। माओवाद विचारधारा, ये जो चीन के नेता थे माओ त्से तुंग, कौन थे, माओ त्से तुंग, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये क्या करते थे, ये भी वही सशस्त्र क्रांति पर विश्वास करते थे, लोकतंत्र को नहीं मानते थे, ठीक है। लोकतंत्र को मानते थे परंतु पूर्णतः उग्रवादी स्वभाव के थे, पूर्णतः उग्रवादी स्वभाव के थे। राजतंत्र को समाप्त करने की पूर्णतः कोशिश किए थे इन्होंने सशस्त्र क्रांति करके, ठीक है। उसी क्रम में 1949 में चीनी क्रांति का जन्म हुआ था, चीन में क्रांति हुआ था 1949 में, ठीक है। पूछ दिया तो ठीक है, ध्यान में रखना 1949 में चीनी क्रांति का जन्म हुआ था, ठीक है। माओवाद कहाँ से आया है, ये वर्ड कहाँ से आया है, तो ये याद रखना चीन से, ठीक है। माओ जो है, माओ त्से तुंग, उन्हीं के नाम पर ये विचारधारा दिया गया था जिसे माओवाद कहा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि माओवाद जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो चीन में हुई, ठीक है, चीन में हुई। चीन हमेशा गलत सलत चीज़ें सिखाता है ना, चाइना आइटम सुबह खरीदो शाम तक खराब, ठीक है। तो वैसे ही गलत आइटम भी, मतलब गलत काम भी वही सिखाया, ऐसा याद रखना, माओवाद की उत्पत्ति वाला, ठीक है, ठीक। ये हम इंटरनेशनल स्तर पर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक विचारधारा आता है अर्बन विचारधारा, अर्बन नक्सलवाद विचारधारा। ये क्या है, अर्बन मतलब होता है जो शहर में रहने वाले ऐसे लोग जो प्रत्यक्ष रूप से नक्सलवादी नहीं है बट ना नक्सलवादी विचारधारा को विश्वास करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी गतिविधियों पर सहानुभूति रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे बैठे बैठे कमेंट पास करते हैं, नहीं यार उन लोग भी कैसे करेंगे, उड़ा दिए, ये कर दिए, मार दिए सरकार को, अच्छा किए, उन लोग की बात नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, मतलब अपना कमेंट पास करते हैं। हाँ, इनके प्रति क्या रखते हैं, सहानुभूति रहते हैं, उन्हें अर्बन नक्सलवाद कहते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे इसमें युवा वर्ग को उन लोग क्या है, अट्रैक्ट करते हैं। आप सुने होंगे एक स्लीपिंग सेल्स के बारे में भी सुने होंगे, मीन्स ये जो है शहर में आम आदमी की तरह रहेंगे बट इनका जो ब्रेन वॉश करके ना नक्सलवाद की ओर ढकेल दिया जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों की तलाश में वो रहते हैं, ठीक, नक्सलवाद, ठीक है, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनके तलाश में रहते हैं, ठीक। तो ये कुछ विचारधाराएं थी जो भारत इससे प्रभावित हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब छत्तीसगढ़ में किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका प्रभाव है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये इंडिया स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर कैसे हुआ, पृष्ठभूमि हमने देख लिया। आप एक बार इसे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और कंटिन्यू सीरीज़ देखना चाहते हैं और अदर जो इम्पोर्टेंट अपडेशन चाहते हैं तो योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोग सब एक रहे और राज्य सरकार सफल हुई।
2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान है। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो योगेंद्र साहू डाउनलोड करो और आज से अपन तैयारी चालू रखो और यूट्यूब चैनल